मुझे जानकारी दी गई कि आज हजारों युवक आपके साथ जुड़ेंगे और सीधी बात सुनेंगे। कुछ युवाओं को अवसर भी मिलेगा कि अपने मन की बात कह सकें, अपना प्रश्न कर सकें, अपना कोई सुझाव देना वो दे सकें, कुछ मन का उद्गार वो प्रकट कर सकें। मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि हरियाणा में पिछले 8 वर्ष से और हम लोग एक स्वच्छ प्रशासन देने की बात कर रहे हैं। हमने पिछली सरकारों की तरह अपना स्वार्थ कभी सामने नहीं रखा, बल्कि समाज हित, देश हित, युवा हित यही सामने रखा है। जैसी हमको एक व्यवस्था मिली थी, उस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम हमने इस 8 सालों में करने की कोशिश की है। हमने कुल मिलाकर कुछ चीजों के ऊपर बहुत सख्ती से और काम किया है जो समाज के अंदर एक नासूर बने हुए हैं, एक कैंसर के रोग की तरह बने हुए हैं, ऐसी चीजों पर हमने सख्ती बरती है। और इनको अगर मैं कहूं तो 3C कैटेगरी में आता है करप्शन, क्राइम और कास्ट के ऊपर आधारित ये राजनीति। 3 ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर हमने इसको चैलेंज के रूप में लिया है। आप आजकल देख रहे हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो भी गैंगस्टर्स हैं, इनको किस प्रकार से एक सबक सिखाया जाए और कैसे इनको निरुत्साहित किया जाए ताकि ये अपने इस प्रकार क्रिमिनल रिकॉर्ड को खत्म करें, क्राइम की जिंदगी से दूर हटे और जो सजा याफ्ता लोग हैं उनको भी सख्ती से डील किया जाए। कई बार तो यहाँ तक ध्यान में आता है ये क्रिमिनल्स जेलों में बैठकर भी क्राइम करते हैं और पैसा बनाना ये इनका एक प्रकार से और शौक रहता है, इनका व्यवसाय का एक धंधे का एक प्रकार हो जाता है। तो हमने उसी के ऊपर चोट पहुंचाने की कोशिश की। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्ती से काम किया। आज वातावरण में एक ये मैं कह सकता हूं कि हम लोग इसको और निश्चित रूप से इसको रोकने में और लगे हुए हैं। दूसरा विषय यानी जो करप्शन है, करप्शन को रोकने के लिए भी चाहे हमारा सीएम फ्लाइंग स्क्वाड हो, चाहे विजिलेंस डिपार्टमेंट हो, हम लोगों ने उनको पूरी छूट दी है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति मिले, कोई कर्मचारी हो, कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई जनता का व्यक्ति हो, तो ये सारे विषय भी और कर्म करने चाहिए। हमने किसी की परवाह नहीं की और बहुत से लोगों को जेल में डाला है। यहाँ तक जो करप्शन नकल करवाने में भी बड़ा एक गैंग बना हुआ था, उस नकल को रोकने के लिए 771 लोगों को पकड़ करके और हमने अंदर किया है। तो ये सारे करप्शन की चीजें। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, जिस दिन हमने सत्ता संभाली थी उसी समय हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये नारा दिया था कि हमारे लिए पूरा हरियाणा एक है। हम जाति पाति के हिसाब से नहीं, हम जिलों के हिसाब से नहीं, हम वर्गों के हिसाब से नहीं, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और हमने उसमें से कई ऐसे पैरामीटर्स, मापदंड खड़े किए हैं, आज आप लोगों को अनुभव उसमें आता होगा। अगर मैं उसमें से कुछ उदाहरण देना शुरू करूं तो जैसे हमने भर्तियां की हैं, नौकरियां दी हैं। अब ये भर्तियां और नौकरियां पहले पर्ची से, खर्ची से दी जाती थी। जो भी कोई मेरा अपना देख करके सामने आ गया उसको उसी ढंग से उसका तिलक लगाया जाता था। लेकिन हम उस सब में से बच करके आगे बढ़े हैं। आज बहुत गरीब परिवारों के बच्चे और नौकरियों में आए हैं। हमने यहाँ तक भी स्पेशल प्रावधान किए कि जिसके परिवार में एक भी नौकरी नहीं है उसको हम 5% अतिरिक्त अंक देंगे। और इसमें से बहुत लोगों के, बहुत ऐसे परिवारों को लाभ हुआ है जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता था, 2 समय का भोजन नहीं था, सिर पर छत नहीं थी और कमाने वाले बहुत मेहनत करके माता पिता और उनकी पढ़ाई कराते थे। पढ़ाई कराने के बाद योग्यता के आधार पर वो पीछे रह जाते थे। नकल करने वाले आगे बढ़ते थे या पैसा खर्च करके, सिफारिशें करके आगे बढ़ते थे। आज हरियाणा में एक वातावरण बना है कि इस शासन में अब कोई से किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। ऐसा ही एक दूसरा उद्योग वो होता था जो नौकरी पेशे वाले लोग, कर्मचारी, इनके ट्रांसफर्स का, ये ट्रांसफर भी एक धंधा बना हुआ था। इसको हमने ऑनलाइन ट्रांसफर नीति ये करके और इसका हमने और उपयोग किया है। तो आज घर बैठे कोई भी कर्मचारी अपनी जो प्राथमिकता बताता है उसकी सीनियरिटी के हिसाब से उसको उसका स्थान मिलता है और उससे सब लोग लगभग 93% जो है और उसका लाभ उठाते हैं और उसमें अपने संतुष्टि के हिसाब से उनको स्थान मिलता है। एक बड़ा काम हमने किया कि नौकरियों में क्लास सी और डी, इसके अंदर केवल एग्जाम होता है। इसमें हमने इंटरव्यू की प्रथा खत्म कर दी, क्योंकि अगर जहां भी कहीं गड़बड़ होने के चांस होते हैं वो इंटरव्यू में ज्यादा होते हैं
हमने सी और डी की भर्ती में इंटरव्यू समाप्त कर दिए हैं। ऐसे ही नौकरी के लिए जो बार बार आवेदन करने का विषय आता था, उसको भी हमने समाप्त कर दिया है कि एक बार युवा को आवेदन करना है और एक ही आवेदन पर लगातार 3 साल तक जितने भी टेस्ट होंगे वो सब टेस्ट उसी फीस में, उसी आवेदन पत्र पर वो दे सकते हैं। और ग्रुप सी और डी दोनों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सी के लिए जैसे अभी अगले दिनों में 3 दिन के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है। लगभग 11 लाख लोगों ने यानी नौजवानों ने और उसमें अप्लाई किया है। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा पारदर्शी तरीका है कि उनको बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा और एक ही एग्जाम से उनकी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगी। बाद में पोस्ट के हिसाब से उनका एक और एग्जाम होकर के उनको नौकरी मिलेगी। जब ग्रुप डी का मामला आएगा वो भी इसी प्रकार से केवल एक टेस्ट होगा, वही उनका मेरिट के आधार के ऊपर चयन का वो टेस्ट होगा, उसमें भी उनको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए बार बार की जो परीक्षा है इसको छुटकारा लेने के लिए हमने इस सिस्टम को शुरू किया है। जहां तक रोजगार का विषय है, इन 8 सालों में हमने 1,52,000 नए छोटे बड़े उद्योग ये सब लगे हैं और इन 1,52,000 उद्योगों में 13.5 लाख युवकों को और ये रोजगार मिला है। अगर हम सरकारी नौकरियों को देखें तो मात्र उसमें 90,000 नौकरियां ही दे पाए हम, क्योंकि सरकारी नौकरी का स्कोप इतना ही है, इससे अधिक स्कोप नहीं है। हर वर्ष हम 15 से 20,000 नौकरी ही निकाल सकते हैं, लेकिन प्राइवेट उद्योग में, प्राइवेट नौकरी में या अपने स्वरोजगार के नाते से हम लोग इन योजनाओं को बनाते हैं, इन योजनाओं से लोगों को अपना लाभ मिलता है। जहां तक एम्प्लॉयमेंट रोजगार का विषय है, इसमें भी प्राथमिकता हमने जो दी है वो जो गरीब परिवार है, गरीब परिवार यानी जिनकी आय 1,80,000 रुपया है। एक जो नया हमने जो प्रोग्राम चलाया है वो है परिवार पहचान पत्र का। परिवार पहचान पत्र में हर परिवार की उसमें डाटा इकट्ठा किया गया है। परिवार की आय कितनी है, 1 लाख रुपए तक की आय के लगभग 7 लाख परिवार अभी भी हरियाणा में हैं। इन 7 लाख परिवारों की आय कैसे हम 1 लाख से 2 लाख तक ले जाएं, ये हमारा एक टारगेट है। इसके लिए रोजगार मेले हमने लगाए हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसके अंतर्गत सैकड़ों रोजगार मेले लगे हैं, जिनके अंदर लगभग 2.5 लाख परिवार उसमें अभी तक आ चुके हैं। सबकी काउंसलिंग की जाती है, सबको उनसे पूछा जाता है क्या आप काम कर सकते हैं, किस प्रकार के रिसोर्सेज उनको चाहिए। जिस भी किसी को पैसा यानी लोन चाहिए या कुछ थोड़े ग्रांट के भी जो कार्यक्रम है हमारे, उन ग्रांट्स के कार्यक्रम भी उनके सामने रखे जाते हैं। जिस भी किसी योजना का लाभ वो लेकर के अपना व्यवसाय करना चाहते हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। 17 विभाग इसमें लगे हैं, 24 बैंक्स इसमें उन्होंने ऑफर किया है कि ऐसे जो नौजवान काम करने वाले हैं, उनके पास हुनर है तो हम उनको लोन देने के लिए तैयार हैं। अभी तक 30,000 परिवार ये लोन ले चुके हैं। पहले वर्ष का टारगेट हमारा 1 लाख का है। बहुत जल्दी दोबारा से उन कैंप्स को शुरू करेंगे 1 लाख परिवारों को, और इसके माध्यम से जो हम रोजगार ये दिलाएंगे। और जो मैंने बताया कि परिवार पहचान पत्र, इसके माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ केवल गरीब परिवार को मिलना चाहिए, चाहे वो बीपीएल कार्ड है, चाहे वो तरह तरह के स्कॉलरशिप्स हैं, तरह तरह की और आवश्यकताएं हैं, उन सब के ऊपर भी इनकम का एक कैप, 1,80,000 वाले को सारी लाभ मिलेंगे। 1,80 से कोई एक दूसरा स्लैब भी हम तय करने वाले हैं, वहां तक मानो 50% लाभ मिलेगा, उसके बाद 25% लाभ मिलेगा, और एक लेवल ऐसा होगा जिसके बाद उन स्कीम्स का लाभ किसी और को ना मिले, केवल गरीब परिवार को मिले। इसका भी हम लोग आगे रचना बना रहे हैं। और पूरे जितने भी आबादी हमारी है, आज इस समय लगभग 2,83,00,000 ये हमारी आबादी रजिस्टर हो चुकी है। अभी रजिस्टर्ड आबादी को हम आगे एक और काम हमने किया है कि इन सबको 5 भागों में बांटा है। एक भाग 0 to 5 years, 0 से 5 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, इनकी संभाल करना, इनका हर समय इनके यानी शारीरिक अवस्था को देखते हुए, इनका स्वास्थ्य को देखते हुए, इनके पैरामीटर जो चेकिंग के हैं, टेस्टिंग के हैं, और फिर समय समय पर इंजेक्शन जैसे यानी वैक्सीनेशन का इंजेक्शन है, या जो प्रारंभिक बच्चों को हमारी जो आंगनवाड़ी की बहनें वो लगाती हैं, उनका सबका भी डाटा रखा जाएगा, ताकि 0 से 5 वर्ष का जो भी बच्चा है, गरीब परिवार का हो, अमीर परिवार का हो, हर बच्चे का जो उसकी शारीरिक विकास होना चाहिए वो बराबर उसका विकास होता रहे। 5 वर्ष से लेकर के और 18 वर्ष तक
इन बच्चों को स्कूलिंग जिसको कह सकते हैं, स्कूल के अंदर जाने वाले बच्चे, इनकी सबकी चिंता हमारा जो एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट वो करेगा और हर बच्चे का रिकॉर्ड रखेगा, उसको ट्रैक करेगा, कोई बच्चा इसमें से छूटे नहीं जो स्कूल में नहीं जा रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा। तो ऐसे जो बच्चे छूट जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, इन सब की एक-एक करके हमारे जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी, अधिकारी या अध्यापक वो सब इनको ट्रैक करेंगे ताकि 18 वर्ष तक के सब बच्चे हरियाणा में पढ़ाई में आ जाएं। जीरो ड्रॉप आउट ये हमारा टारगेट है। इसी प्रकार 18 से लेकर के और 25 वर्ष तक, ये 25 वर्ष तक के जो आयु के युवा हैं, इन युवाओं को हमने इनका डाटा हायर एजुकेशन इनको रखा है ताकि वो हायर एजुकेशन में पढ़ाई कौन कौन कर रहे हैं, या +2 के बाद 10वीं के बाद कुछ ऐसे युवक भी होंगे जो पढ़ाई छोड़ करके अपना व्यवसाय कर रहे होंगे, कोई स्किलिंग कर रहे होंगे, किसी का मानो खेल में शौक है तो खिलाड़ी बना होगा। तो ऐसे सब नौजवानों का एक ट्रैकिंग रिकॉर्ड सारा बना करके 18 से 25 कोई भी एक युवा जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान हर युवा 18 से 25 के ऊपर होगा। अब 25 से लेकर और 60 वर्ष तक की आयु, ये जो व्यक्ति होते हैं, ये एक प्रकार के आजीविका के नाते से, व्यवसाय के नाते से, नौकरी के नाते से इनको हर किसी को अपना रोजगार चाहिए। तो इन सबको रोजगार विभाग जो हमारा है या एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जिसको हम कहेंगे, वो इसकी चिंता करेगा। एक भी व्यक्ति जिसको काम नहीं मिला है, उसको अगर अपनी योग्यता के आधार पर कहीं भी उसको अवसर मिलता है तो आगे बढ़ जाएगा। चाहे वो केंद्र सरकार की हमारी नौकरियां हैं, प्रदेश सरकार की नौकरियां हैं, अथवा स्थानीय तौर पर जो कहीं नौकरी मिलती है, प्राइवेट उद्योग में मिलती है, सेना में उसको भर्ती होने का अवसर मिलता है, पुलिस में भर्ती होने का अवसर मिलता है। हर प्रकार से उनके अवसर बढ़ाए जाएंगे इनकी आबादी के हिसाब से, और हम ऐसे काम करके हर एक व्यक्ति को कुछ काम चाहिए। हमारा नारा है हर काम के लिए व्यक्ति और हर व्यक्ति के लिए काम। हर काम के लिए व्यक्ति, हर व्यक्ति के लिए काम। जैसे खेती में, किसान में हमने कहा हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, ऐसे हर काम के लिए व्यक्ति, हर व्यक्ति के लिए काम। ये बातें हम सामने रख करके और अपनी योजनाएं सब बना रहे हैं। जहां तक 60 वर्ष से ऊपर के हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हमारे लिए किया है, ऐसे व्यक्तियों का भी हर प्रकार की चिंता करने वाले जो लोग हैं, यानी उसमें सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, इनको हमने जिम्मे लगाया है कि हर व्यक्ति की, हर सीनियर सिटीजन की वो चिंता करें। अगर उसकी ओल्ड एज पेंशन की आवश्यकता है तो ऑटोमेटिकली हर किसी को ओल्ड एज पेंशन बननी चाहिए। अब इसको दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। ये भी परिवार पहचान पत्र का एक अगला हमारा जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। अभी हर महीने लगभग 5,000 6,000 लोगों की ये पेंशन बनती है। अभी तक पिछले 6 महीनों में 49,000 लोगों की नई पेंशन ऐसी अपने आप बन चुकी है। ये क्रम लगातार बढ़ रहा है और हम किसी भी बुजुर्ग को अब किसी दफ्तर के चक्कर काटना, उसके फार्म, केवल एक बार एक फार्म भरवाया जाता है, उसकी ली जाती है, ऑप्शन ली जाती है, कंसेंट ली जाती है कि हाँ आप ओल्ड एज पेंशन लेना चाहते हैं, तो इस नाते से उसको हम उस काम में लगाते हैं। तो मेरा कहने का भाव है कि हम हर व्यक्ति को ट्रैक करके उसकी जो आवश्यकताएं हैं उस आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। 5S इसका मैंने एक नारा दिया। 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। ऐसी पांचों चीजों पर हम उसका जो है चिंता करते हैं। शिक्षा में बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन वो जो हमने किए हैं, सरकारी शिक्षा के अंदर स्कूलों की एजुकेशन कैसे अच्छी हो, उसके अंदर एक नई कैटेगरी भी हमने शुरू की है, सांस्कृतिक मॉडल स्कूल। सांस्कृतिक मॉडल स्कूलों की संख्या अभी तक, वो प्राइमरी स्कूल तो संख्या 1000 के आसपास हो गई है, लेकिन जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो भी 140 के लगभग हो गई है, जो टारगेट हमारा 500 का है। वहां विद्यार्थियों को जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने आप को क्वालिफाई करते हैं, उनको वहां भेजा जाता है। इसी प्रकार से नई एजुकेशन पॉलिसी, जो एजुकेशन केजी टू पीजी, ऐसे सिस्टम भी हमने शुरू किए हैं। 2 यूनिवर्सिटीज ने चला दिए हैं, 2 अन्य यूनिवर्सिटीज भी इसको अगले साल अडॉप्ट करेंगी। तो ऐसे उसी यूनिवर्सिटी के अंदर केजी क्लास से लेकर के पीजी क्लास तक सारी पढ़ाई उसकी होनी चाहिए। रोजगार युक्त ऐसी शिक्षा उसको मिले ताकि शिक्षा के साथ साथ उसको रोजगार भी मिल जाए। हमारी जो स्थानीय भाषाएं, सारे देश भर में ये काम क्योंकि चल रहा है, हर प्रदेश की अपनी स्थानीय भाषा के अंदर भी कोर्स शुरू किए जाए। हमने इंजीनियरिंग के कॉलेजेस, इसमें भी हिंदी की कुछ
पाठ्यक्रम ये तैयार करवाए हैं ताकि एक एक कक्षा वहाँ हिंदी के इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू हो जाए। इसी प्रकार लॉ की हमारी पढ़ाई वो भी कैसे हिंदी में हो, मेडिकल कॉलेजेस की पढ़ाई वो भी कैसे हिंदी में हो। बहुत प्रदेशों में इसमें वो इस क्रम में आगे बढ़ गए हैं। तो अपनी जो भाषा है, हमारे देश की जो भाषाएं हैं, उस भाषाओं को कैसे हम प्रमोट करें, कैसे हम आगे बढ़ाएं, इसके लिए हम इस काम पर काम कर रहे हैं। हम कोई अंग्रेजी के विरुद्ध नहीं है, लेकिन अंग्रेजी का जहां उपयोग है वहां अंग्रेजी होगी। लेकिन जो सामान्य अपने देश के अंदर काम करने के लिए जो भाषाएं हमको चाहिए, वो अपनी प्रदेश की भाषा, स्थानीय भाषा, जो हमारी मदर टंग है, उसके अंदर भी ये सारे कार्यक्रम शुरू हों। ऐसा शिक्षा में हम आमूल-चूल परिवर्तन कर रहे हैं। लड़कियों की, छात्राओं की शिक्षा के लिए हमने तय किया था कि हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज जरूर होना चाहिए। वो हमने टारगेट पूरा कर लिया है। तो भी हमारे पास डिमांड अभी 9 या 10 थाने से बचे हैं, जहां 20 किलोमीटर के अंदर यानी कोई कॉलेज नहीं है। वो हम इस बार मैपिंग करा करके और उनको भी बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। जहां तक मेडिकल एजुकेशन की शिक्षा का विषय है, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो जाए, उसका भी हमारा टारगेट पूरा होने जा रहा है। घोषणाएं सब हमने कर दी हैं। केवल 5 जिले ऐसे बचे हैं जिनमें काम अभी शुरू होना है। बाकी सब जिलों में या तो पहले से मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं या फिर अभी उनका शिलान्यास होकर के और उनमें बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई है। 2014 में केवल 750 मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट इतने ही डॉक्टर बनने के लिए दाखिल होते थे। आज वो संख्या बढ़ करके 1700 पहुंच गई है। तो एक प्रकार से हम डबल से भी ज्यादा डॉक्टर्स की संख्या में पहले से पहुंच गए हैं। सभी मेडिकल कॉलेज बनने के बाद ये संख्या लगभग 3000 एमबीबीएस के स्टूडेंट्स का दाखिला ये उसके बाद होना शुरू हो जाएगा। और जो हमारी डॉक्टर्स की कमी है, स्वास्थ्य के विषय में जरूर मैं ये चिंता करता हूं कि हमारी डॉक्टर्स की कमी है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स की कमी नहीं है। हॉस्पिटल हर जिला केंद्र पर 200 बेड का हॉस्पिटल ये हमने अनिवार्य कर दिया कि हर जिला केंद्र पर बनेगा। जो सब डिवीजन हेडक्वार्टर जिला केंद्र से 40 किलोमीटर दूर है, वहां भी 50 बेड का हॉस्पिटल ये जरूर बनेगा। तो इस पैटर्न पर हम मैपिंग करके हम काम आगे कर रहे हैं। जहां तक स्पोर्ट्स की बात है, स्पोर्ट्स हरियाणा प्रदेश, आप जानते हैं कि पूरे देश में हमने अपना नाम कमाया है। देश भर के अंदर जितने प्रदेशों के मेडल आते हैं, उसमें पूरे देश की टैली के अंदर 2/3 के लगभग 60% के आसपास हरियाणा के ही मेडल होते हैं। अब हरियाणा के मेडल पर्याप्त होने के बाद भी अभी देश में जो दुनिया के देशों के साथ मुकाबला करने के लिए हमारे जो मेडल आने चाहिए, उसमें हम अभी कहीं 5वें स्थान पर, कभी 6ठे स्थान पर रह जाते हैं। इसको भी आगे बढ़ाने के लिए सभी प्रदेश काम करेंगे, हरियाणा और आगे बढ़ेगा। हम उसमें जरूर इच्छा रखते हैं कि देश हमारा कैसे प्रथम और दूसरे स्थान के ऊपर कम्पीट करके आए। तो खेलों के प्रोत्साहन के लिए जगह जगह पर हमने यानी बिल्कुल बाल अवस्था में ही, जैसा कैच देम यंग पॉलिसी है, उस अवस्था में भी 1100 नर्सरीज ये खोलने का हमारा टारगेट है। उसके लिए हमने काम करना शुरू कर दिया है। लगभग 500 से ऊपर नर्सरीज खुल गई हैं। बहुत सी डिमांड और आ रही है। सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों को भी हम नर्सरीज दे रहे हैं। हर वर्ष का एक कोटा होता है, अगले वर्षों को इस कोटे को बढ़ाया जा सकता है और बच्चे उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन बच्चों को वहीं से खेल के लिए तैयार किया जाए। इसके लिए गांव-गांव में हमने जो स्टेडियम्स बनाए हुए थे, हमारे आने से पहले भी 400-500 स्टेडियम बने हुए थे, लेकिन उसकी दुर्गति कैसे हुई थी? वहां पर न कोच थे, बल्कि उनकी मरम्मत नहीं हो रही थी। उनके काफी बिल्डिंग्स और सारे चारदीवारें कई बार गिरी हुई थी। अंदर जो है आवारा पशु घूमते थे, कुत्ते गधे घूमते थे। हमने उन सब चीजों को ठीक करने के लिए कोचेस की भर्ती की है और जो मेडल्स लेकर के विद्यार्थी, जो खिलाड़ी आएंगे, ऐसे खिलाड़ियों को हम नौकरी मेडल के आधार पर दे करके, और हमारी प्राथमिकता ये है उन सबको ऐसे जो स्टेडियम्स हैं उनके अंदर खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए उनको लगाएंगे। उनमें से ज्यादातर जो ऐसे खिलाड़ी मेडल विनर्स हैं, उनको खेल विभाग में नौकरी दे करके खेलों को प्रमोट कैसे किया जाए, इस योजना पर भी लगातार हमारा काम चल रहा है। इंटरनेशनल लेवल का जो हमारा एक केंद्र विकसित हो गया है, पंचकुला। पंचकुला में पहली बार खेलो इंडिया का एक कार्यक्रम ये आयोजित किया है। 10,000 से ऊपर ऐसे जो खिलाड़ी और उनके खेलों में सहायता करने वाले सब लोग वहाँ 7 दिन तक आकर रुके। पहली बार इतना बड़ा आयोजन ये हरियाणा ने किया है। आगे और भी इस प्रकार के आयोजन हरियाणा में हों तो खेलों में भी हमको बहुत प्रशंसा मिल रही है, हमें ख्याति मिल रही है और इसमें आगे कैसे बढ़े,
इस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। मित्रों, इस नाते से मैं तो यही कहूंगा कि हरियाणा की प्रगति हर क्षेत्र को लेकर के, अगर मैं कृषि विभाग की बात करता हूं तो कृषि में भी हमारी सारी जमीन कैसे उपजाऊ हो जाए। इस साल में 1 लाख एकड़ जो सेम की जमीन है उसमें से कैसे पानी की व्यवस्था ठीक करना, और जो उबड़ खाबड़ जमीन है उसको कैसे ठीक करना, और अनउपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए हर प्रकार की सहायता ये हम किसानों को दे रहे हैं। किसानों की फसलें एमएसपी पर, लगभग 13 फसलें हमारी ऐसी हैं जो हमने एमएसपी डिक्लेयर करने के बाद खरीदने की अपनी योजना बनाई है। ये ठीक है, उसमें बहुत फसलें ऐसी भी हैं जो एमएसपी पर से ऊपर उनका भाव चला जाता है, तो उसमें सरकार खरीदती नहीं है। हम तो न्यूनतम जितना एक एमएसपी मिनिमम यानी जो सपोर्ट प्राइस है ये उसको मिलना चाहिए, उस सपोर्ट प्राइस के आधार पर हमारी कुछ फसलें जो एमएसपी से कम बिकती हैं उसको हम खरीदते हैं। जहां कहीं खरीदने की स्थिति स्टेट की नहीं होती वहां हम भावांतर भरपाई योजना ये भी देते हैं। जैसे पिछले साल बाजरे की भावांतर भरपाई हमने 600 रुपया पर क्विंटल, ये सभी जो बाजरे के किसान ग्रोवर यानी बाजरा ग्रोवर जो किसान हैं उनको दिया था। इस बार बाजरे के रेट थोड़े से अच्छे हुए हैं तो उस राशि को हमने 450 रुपया क्विंटल ये किया है। ये बाजार भाव के हिसाब से भावांतर भरपाई उपयोग किया जाता है। सब्जियां और फल, इसमें अचानक अगर कहीं भाव टूट जाए तो पहले लोग सड़कों पर सब्जियां फेंक देते थे, लेकिन अब उनको सड़कों पर यानी फेंकने का ये ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो जितना भी उनकी एक लागत आती है उस लागत में और बाजार भाव अगर कम है तो उसका अंतर वो सरकार देती है। ये भी हमने सारी व्यवस्थाएं योजनाएं बनाई हैं। हमने अन्य जो खेती के अलावा अतिरिक्त जो व्यवसाय है जो किसान या किसान का बेटा कर सकता है, जिसके अंदर मछली पालन है, गौ पालन है, जिसके अंदर मधुमक्खी पालन है, मशरूम पालन है, डेयरिंग है, ऐसे कितने ही काम हैं कि उसको किसान के साथ यानी काम उस व्यवसाय के साथ जोड़ करके करने से बहुत सी चीजों का लाभ खेती में से उसमें हो जाता है। जमीन भी उसमें कम चाहिए, पानी भी ना के बराबर चाहिए, खेतों में ही और उन कामों को किया जा सकता है। किसान की आमदनी इसमें बढ़ सकती है। इसमें भी बहुत से प्रयोग हमने किए हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं सिरसा जिला लेता हूं, झींगा मछली का उत्पादन ये बहुत बड़ी मात्रा में सिरसा जिला में होने लग गया है। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र के अंदर मधुमक्खी का ये पालन ये होने लगा है। ऐसे ही ये जो हमारा खुम्बी का जो व्यवसाय है मशरूम, ये सोनीपत जिला इसके अंदर बहुत अग्रणी हो गया है। फूलों की खेती, इसमें गुड़गांव फरीदाबाद इस इलाके में फूलों की खेती बहुत होने लग गई है। तो अलग अलग इलाके में कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन वहां बनी है और कहीं कहीं सब्जियां भी अच्छी मात्रा में होती हैं। करनाल में आलू बहुत अच्छा होता है, यमुनानगर में होता है। तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। किसानों के फार्मर्स प्रोडक्शन यानी ऑर्गेनाइजेशन ये भी हमने बनाया है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओज। उन एफपीओज में केंद्र सरकार की भी सहायता होती है, प्रदेश सरकार की भी होती है। उनको मार्केटिंग के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ता है, तो किसान की आय उसमें से बढ़ती है। पराली का जहां तक विषय है, पराली भी ये जलाने का जो एक प्रदूषण ये फैलने का जो एक क्रम बन गया था, किसान को यानी जरा भी उसमें संकोच नहीं होता था। हमने उनको समझाया भी है और समय समय पर दंडित भी किया है। उसके उनके खिलाफ एफआईआर भी इसलिए कराई है क्योंकि प्रदूषण अगर होता है वो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसमें एनजीटी ने भी बहुत सख्ती की है, हमने भी सख्ती की है। उसका एक विकल्प के रूप में पराली का उपयोग कैसे किया जाए, इसका उपयोग जो हमारे जितने भी ऐसे एनर्जी के बिजली उत्पादन के जितने भी केंद्र हैं उसमें भी पराली काम आने लग गई है। आज ही मैं उसका एक रिपोर्ट ले रहा था अपने अधिकारियों से, तो लगभग 4 लाख टन ये पराली अब उपयोग में आने लग गई है। हालांकि ये कुल पराली का बहुत कम हिस्सा है, फिर भी इसका उपयोग और आगे कैसे बढ़े, कैसे नए नए उद्योग लगे, इस पर हम काम कर रहे हैं ताकि पराली भी किसान को उसकी आय का साधन ये बन जाए। इस प्रकार का भी हम काम कर रहे हैं। मित्रों, चाहे महिलाओं के लिए हो, युवा के लिए हो, किसान के लिए हो, व्यापारियों के लिए हो, ये सारी चिंता भी चाहे केंद्र सरकार कर रही है चाहे हम कर रहे हैं। ऐसी सारी व्यवस्थाएं यानी जो गरीब परिवार से व्यवसाय करता है, चाहे वो किसान है, लघु व्यापारी है, श्रमिक है, इनको हर वर्ष और 6,000 रुपया इनको मिलना चाहिए। ऐसे केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि, लघु व्यापारी सम्मान निधि और लघु श्रमिक सम्मान निधि ऐसा करके
6,000 रुपये साल का उनकी ओर से भी मिलता है। हमने भी जो परिवार गरीब परिवार हैं, ऐसे मुख्यमंत्री परिवार सम्मान योजना इसको भी शुरू किया है, जिसके अंतर्गत बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें उसको प्रीमियम भरना पड़ता है। गरीब परिवार के लोगों को भी, चाहे वो अपने जीवन के बीमे के लिए, चाहे एक्सीडेंट के लिए, चाहे किसी और व्यवस्था के लिए, उस प्रीमियम को देने में संकोच करता है। हमने योजना बनाई है, ऐसे सब प्रकार के जो कंपनियों के प्रीमियम हैं या सरकार की कोई योजना का प्रीमियम है, ये सब हरियाणा सरकार अपने पास से भरेगी। इसके लिए 6,000 रुपये वार्षिक ये उनको देना हमने शुरू किया है और बहुत से लाभ उनको इसमें मिल रहे हैं। मित्रों, इतनी व्यवस्थाएं, योजनाएं और आईटी का उपयोग करते हुए हमने जो है हर एक विभाग की जो योजनाएं, स्कीमें उसके साथ जोड़ी हैं। लगभग 450 स्कीमें जोड़ करके अब व्यक्ति घर बैठे उनका लाभ उठा सकता है, सरल केंद्रों पर जाके उठा सकता है, सीएससी पर जाकर के उठा सकता है। ऐसे सभी चीजों को ऑनलाइन करने के बाद व्यक्ति की भागदौड़ ये हमने खत्म कर दी है। छोटे से काम के लिए व्यक्ति चंडीगढ़ दौड़ के आता था, छोटे छोटे काम के लिए वो दफ्तरों में चक्कर काटता था, वो हमने प्राय बंद कर दिए हैं। किसी की कोई ग्रीवेंस होती है, उस ग्रीवेंस को भी गवर्नेंस के नाते हम कहते हैं हमारे पास आने की बजाय आप उसको ऑनलाइन हमारे पास भेजिए। सीएम विंडो में लगभग 12 लाख से ऊपर और ये ग्रीवेंसेस लोगों ने अपलोड की हैं, जिसमें से 90% लोगों की जो समस्याएं हल हुई हैं। तो ऐसा जो विपक्षी लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, क्या लगाते हैं कि चंडीगढ़ में अब लोग इनके मंत्रियों के घरों पर नहीं मिलते हैं, दफ्तरों में नहीं मिलते हैं, मुख्यमंत्री के घर पर नहीं मिलते हैं, भीड़, हमारे समय भीड़ लगी होती थी। हम कहते हैं यही आपकी कमी थी कि आप अपने घर में भीड़ लगवाते थे, बेवजह लोगों को परेशान करते थे, उनका समय खर्च होता था, उनका पैसा खर्च होता था। हमने आते ही कहा कि नहीं, बेवजह इनको कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। कोई ज्यादा बड़ा कोई काम ऐसा है जो ऑनलाइन वो नहीं करवा सकते हैं, केवल उसी के लिए उनको राजधानी में आना चाहिए, उसी के लिए उनको डीसी के ऑफिस में या जिला केंद्र पर जाना चाहिए, उसी के लिए उनको डिविजनल हेडक्वार्टर पर जाना चाहिए। वरना लोगों को अपने अपने काम में व्यस्त रखना चाहिए। उनकी जो छोटी बड़ी समस्याएं हैं, इसको ईज ऑफ लिविंग के नाते एक प्रकार से उनके घर बैठे और ये सुविधा उनको मिले। लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स ये बढ़ना चाहिए। मैं इन सब बातों को के माध्यम से इतना आपको बता रहा हूं कि हमने प्रदेश में बहुत कुछ किया है, करना अभी शेष भी बाकी भी बहुत है। तो हमारा जो अगला समय है, अभी 8 वर्ष हमारे 2 टर्म के मिलाकर के पूरे हुए हैं, 2 वर्ष इस टर्म के बाकी हैं और आप सब युवाओं का सहयोग और साथ रहेगा तो निश्चित रूप से अगली तीसरी टर्म भी भारतीय जनता पार्टी के शासन के नाते से मिलेगी। इस प्रदेश में सबसे, यानी एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि बिना किसी हिचके, बिना किसी संकोच के, बिना किसी व्यवधान के लोगों की सेवाएं उनको मिलती रहें। जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको प्रोत्साहन मिले, जो गलत काम करने वाले उनको दंडित किया जाए। इस काम को करने के लिए हम सरकार चला रहे हैं। अब अंत में अपनी बात मैं आपके प्रश्नोत्तर के बाद कहूंगा। मुझे बताया गया कि कुछ बंधु ऐसे हैं जिनके प्रश्न हमारे पहले प्रश्नों में नहीं आए हैं। बहुत से बंधुओं ने जो मैंने बातें बताई है इसको लेकर के पहले से ही प्रश्न आए हैं, उसका मैंने अध्ययन कराया था। तो जो बातें मैंने बताई हैं इसी में से 90% जो उनके प्रश्न थे उसका उत्तर मैंने उसमें से दिया है, क्योंकि एक एक का प्रश्न लेना संभव नहीं था। लगभग 2000 से ऊपर ऐसे युवाओं ने अपने आप को रजिस्टर किया है आज की इस बातचीत के अंदर। कुछ युवा ऐसे भी बैठे हैं, मुझे जो बताया गया कि वहाँ क्षेत्र के अंदर स्क्रीन लगा करके वहां भी उपस्थित हैं, हजारों की संख्या वो भी हैं। तो इतने सब बंधुओं से व्यक्तिगत बातचीत करना संभव नहीं था। तो जिनके लेटेस्ट बाद में प्रश्न आए उनका कि ये हम जोड़ नहीं पाए हैं, तो उनमें से कुछ बंधुओं को हमारे जो मीडिएटर हैं, जो इस सारे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, अरुण गुप्ता जी अथवा जवाहर यादव जी, उनमें से जिसको भी संकेत करेंगे वो अपने प्रश्न को अपने जगह पर और वो है बातचीत कर सकता है, बोल सकता है। अपने आप को अनम्यूट करके आप बोलेंगे और मैं यथा योग्य इतना ही विषय ध्यान रखें कि आपकी कुछ डिमांड्स होंगी, तो वो डिमांड्स अभी तुरंत उसका यानी हाँ करने में कि हाँ ये डिमांड पूरी कराई जाएगी, ये शायद तुरंत तो कहना संभव इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि आचार संहिता लगी हुई है। जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं, आदमपुर क्षेत्र में, वहां भी आचार संहिता है और पंचायती चुनाव के कारण से पूरे हरियाणा प्रदेश में आचार संहिता है। इसलिए डिमांड्स को आज ही हाँ करना तो शायद संभव नहीं होगा। हाँ, कुछ जानकारियां जो आप बताएंगे जो पहले से चल रही हैं वो आपको निश्चित रूप से बताऊंगा कि हाँ ये पहले से चल रही हैं। आगे जो आपकी डिमांड्स होंगी, जो भी हमारे पास लिखित आएंगी, उनके ऊपर निश्चित रूप से चुनाव के बाद
हम सबके ऊपर ध्यान करेंगे। कोई ऐसी चीज अनहर्ड नहीं जाएगी, बिना सुनी नहीं जाएगी। हर चीज को पूरा सुन करके पूरा करने का काम हम करेंगे। तो इसलिए आगे के प्रश्न आप करेंगे। केवल आखिर में 5 मिनट में आपसे मैं अपील जो करूंगा, उसके लिए 5 मिनट में मैं आपके साथ फिर आऊंगा। बहुत बहुत गो टू धन्यवाद। अरुण गुप्ता, अरुण यादव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आए हैं। सबसे पहला प्रश्न है हिमांशी गोयल जी का। हिमांशी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्कार सर। जी हिमांशी जी बोलिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं BMS MD की छात्रा हूँ, आदमपुर मंडी से ही हूँ, कुरुक्षेत्र में MD कर रही हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि आयुष को लेके प्राइम मिनिस्टर मोदी सर और हरियाणा सरकार की काफी अभी रही है कि आयुष को बढ़ावा मिला है। इसके आगे और आयुष को लेके क्या प्लान्स हैं, और आयुष चिकित्सकों की आगे भर्तियों के लेके और AMO पोस्ट को लेके क्या सुझाव है और कैसे रहेगा आगे का प्लान? हिमांशी जी, बहुत आपने प्रश्न अच्छा किया है। ये विषय मेरी बातचीत में मैं छूट गया था। हम देखते हैं कि जैसे ही एक पश्चिमी देशों के प्रभाव में हमारे देश में भी एक समय ऐसा आया कि हम आयुष को, आयुर्वेद को थोड़ा भूल गए, थोड़ा नीचे ले गए, और एलोपैथी का एक बोलबाला ये बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन आज लोगों को समझ में आने लगा है कि एलोपैथी एक तो खर्चीला बहुत हो गया है। एक एलोपैथी के इलाज में जिस बीमारी के लिए हम इलाज करते हैं शायद वो तो ठीक होती है, जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन उसके साथ जो साइड इफेक्ट्स हैं, दूसरी बीमारियां ये और खड़ी हो जाती हैं। अगर हम तुलना करें आयुर्वेद में, आयुष में, तो उसमें ये समस्या नहीं आती। एक तो खर्चीली नहीं होती है, दूसरा उसका साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। और आयुष का एक बड़ा जो उसका उद्देश्य है वो यह है कि व्यक्ति बीमार न हो, व्यक्ति अस्वस्थ ना हो, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। और एलोपैथी में बीमारी होने के बाद उसका केवल इलाज है, वो एक प्रकार से क्यूरेटिव एक साइंस है। आयुर्वेद और आयुष ये प्रिवेंटिव साइंस है। तो इस नाते से देश भर में आयुष को लेकर के वेलनेस सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जाए। और वेलनेस सेंटर्स हमने हरियाणा में 20 वेलनेस सेंटर्स का तो उद्घाटन प्रधानमंत्री जी से कराया था। हमारा पहला टारगेट है 1000 वेलनेस सेंटर्स बनाने का, जिसमें जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर योग व्यायामशाला जो 2 एकड़ में हमने बनाने की बात कही है, लगभग 550 गांव में ये खुल चुकी हैं, यानी व्यायामशालाएं। उस व्यायामशाला के साथ ही 2 या 3 कमरे बना करके हम वेलनेस सेंटर्स बनाएंगे। और उन वेलनेस सेंटर में हर एक जगह एक आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, इसको हम लगाएंगे। पहले चरण में 1000 बनेंगे। इसके बाद बहुत गांव में तो आज भी डिस्पेंसरीज हैं, हमारे जो PHCs हैं, तो उन डिस्पेंसरीज PHCs की जगह तो अभी नहीं करने वाले। बाकी सब गांव में 2 एकड़ में योग व्यायामशाला, जिसके अंदर योग का भी विषय होगा, क्योंकि आयुष में योग भी आता है, आयुर्वेद की पद्धति भी आती है, यूनानी पद्धति भी आती है, होम्योपैथी पद्धति भी आती है। तो ये सारी पद्धति उसमें आती हैं। और उसमें खान पान के नाते एक डाइटिशियन, इसका भी एक कोर्स तैयार कर रहे हैं, ताकि डाइटिशियन भी एक वहां बैठे, लोगों के खान पान को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए। आज हमारी बीमारियों की बहुत बड़ा एक जो कारण है वो हमारे खान पान में जो गड़बड़ें हुई हैं उसके कारण से हुई हैं। तो इसलिए इन सब चीजों पर हम ध्यान करते हुए अगले वर्षों के अंदर ये जो 1000 आयुष, जो 1000 हमारे वेलनेस सेंटर्स हैं, इनको पूरा करने के लिए हम AMOs की भी भर्ती करेंगे। जी धन्यवाद सर। आगे जी, अगला जो प्रश्न है वो हमारे राजेश कुमार जी का है। राजेश कुमार जी, आप एक बार अपने आप को अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें। हेलो, नमस्कार। जी माननीय राजेश जी। मुख्यमंत्री जी। जी जी सर, कोरोना टाइम के टाइम में ना किसान एक्सप्रेस ट्रेन को बंद कर दिया गया है, जिससे ना आमजन को काफी दुविधा हुई थी। तो जब किसान एक्सप्रेस ट्रेन को दोबारा शुरू किया गया तो इसके समय में परिवर्तन कर दिया गया सर। तो परिवर्तन करने के बाद ना तो लोगों का आना जाना काफी कम हो गया है, तो लोग प्राइवेट साधनों से यात्रा कर रहे हैं। तो इसके लिए उनका यात्रा खर्च बढ़ गया है सर। हम ये चाहते हैं कि आदमपुर के लोगों का
चाहते हैं भी इसका ट्रेन का टाइम है ना जो पहले समय था वही किया जाए सर, क्योंकि अब राजेश जी, हाँ ये जी एक सर। आपकी एक डिमांड है और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की इंडिविजुअल डिमांड्स करेंगे तो फिर बाकी लोगों के लिए उसका ज्यादा उपयोग नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन ये चूंकि आदमपुर से जुड़ी हुई सारी समस्याएं होगी तो आप इसको लिख करके आप भिजवा देंगे। हम क्योंकि रेलवे का विषय है, केंद्र हाँ सरकार जी का सर, है, रेलवे का सर। हाँ, हम इसमें अपना पत्र लगा करके उनको भेज देंगे और आपकी कठिनाई को भी उनको इंगित करेंगे और कोशिश करेंगे उनको कह करके कि जो पहले का टाइम है उसी टाइम पर ये चले तो आपको सुविधा होगी। और इसमें एक पत्र आप हमको भिजवा दीजिए किसी भी के माध्यम से, हम उसका डीएल लेटर लिखेंगे और मैं कोशिश करूंगा ये काम हो जाए आपका। ओके, धन्यवाद सर। जी, अगला प्रश्न हमारे पास शुभम जी का है। शुभम जी, मैं शुभम जी से बोलिए शुभम जी। एक बार वो अपने आप को अनम्यूट कर दें। आदित्य जी, एक बार शुभम जी को अनम्यूट कीजिए। जी भाई साहब। शुभम शर्मा है? शुभम शर्मा जी को अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा है। शुभम जी, आप कृपया अपने इनका आप को वीडियो unmute कर वीडियो लीजिए। भी ऑफ आ रहा है इनका, तो शायद चले गए हो। दूसरा आगे चलो जी, आदित्य जी, सुनील कुमार जी या जिसको अनम्यूट कीजिए। सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी बोलिए। सुनील मांझू जी, आपको रिक्वेस्ट भेजा, कृपया अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। हाँ सर, मेरा जो डिमांड था मेरे गांव को लेकर था। एक्चुअली गांव के अंदर जो पशु चिकित्सालय वो 30 साल पुराना है और आज जर्जर हालत में। सेकंड जो है हमारा गांव के अंदर हॉस्पिटल नहीं है आम जनता के लिए, और गांव की आबादी 4,500 के आसपास है हमारी। उसके अलावा हमारा एक और डिमांड था खेल स्टेडियम का। जो हमारा गांव है वो ऐतिहासिक गांव है और ऐतिहासिक खेल ग्राउंड रहा है हमारे गांव के अंदर। कौन सा गांव, कौन सा बताया गांव आपने सुनील जी? सारंगपुर। सारंगपुर। तो सुनील जी, जैसा मैंने पहले बताया, जो डिमांड्स हैं इन डिमांड्स को आप लोग लिख करके भेजें, क्योंकि अभी चुनाव के समय में तो कोई भी आश्वासन या कोई भी डिमांड को मानने का विषय नहीं आएगा, वरना चुनाव आयोग वाले कल कहेंगे लो तो आप तो चुनाव में ही घोषणा करते फिर रहे हैं। लेकिन आप लिख के भेजेंगे, हम डिपार्टमेंट को देंगे और चुनाव की जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी जरूर आप तक कोई ना कोई समाचार पहुंचेगा। ओके, थैंक यू सर। आगे चलिए। राजकुमार जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको सादर प्रणाम जी। मेरा नाम राजकुमार है और मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मंडी आदमपुर से फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स किया है। ठीक है। आज मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार की बढ़िया नीतियों की वजह से मेक इन इंडिया प्रोग्राम में हमने फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप शुरू किया और वेरी गुड। पूरे दुनिया में हम फैला रहे हैं और अपने जैसे कई साथियों को हमने रोजगार दिया है। इसके लिए आपका आभार, आपकी सरकार का आभार। मेरा एक, क्योंकि मैं फूड बैकग्राउंड से आता हूं, तो मेरा एक ही सवाल आपसे है कि जैसे मेरे जैसे युवा स्टार्टअप करना चाहते हैं, आपके दया दृष्टि से मेरा भी शुरू हुआ है, तो हरियाणा सरकार का फ्यूचर में प्रोसेस फूड इंडस्ट्री को लेकर क्या प्लान है और फूड सेक्टर में प्रोसेसिंग के लिए हरियाणा सरकार की आने वाली क्या नीतियां रहेंगी, यही मेरा आपसे निवेदन है कि इस पे थोड़ा प्रकाश। राजकुमार जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है और
नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए ये जो स्टार्टअप पॉलिसी है, ये बहुत ही मोदी जी ने एक बहुत अच्छा एक स्टेप दिया था हमको। और स्टार्टअप में कुछ लोग अपनी पढ़ाई पूरा करके, ट्रेनिंग लेकर के, स्किलिंग करके और नई चीजों को कैसे वो शुरू कर सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने अपनी मुद्रा स्कीम जो चलाई हुई है, उस मुद्रा स्कीम में भी स्टार्टअप्स को लाभ मिलता है। हमने यहाँ हरियाणा में जो देश भर में 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम है, उसमें हमने 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट ये स्कीम चलाई है। 140 के लगभग ऐसे ब्लॉक्स हैं और उनमें 50 से लेकर 100 एकड़ तक का एरिया, इसको हम प्राप्त यानी एक लेकर के लोगों से, किसानों से अथवा पंचायत की जमीन अथवा जहां भी उपलब्ध होगी, वहां छोटे उद्योग लगाने के लिए, स्टार्टअप्स के लिए खास करके उनको पहले अवसर दिया जाएगा। और इसमें लोन की व्यवस्था भी, और जो मैक्सिमम लिमिट उसकी 5 करोड़ रुपए तक है, ऐसी लोन की व्यवस्था भी उसमें होती है। तो इस प्रकार से नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उसको पद्मा स्कीम में, स्कीम का नाम हमने पद्मा स्कीम रखा है। पद्मा स्कीम में ये जो 50 एकड़ में लगभग मान सकते हैं कि कहीं 200, कहीं 400, कहीं 300 ऐसे नए उद्योग लगाने वाले एक जो हमारे अभ्यर्थी होंगे, जो उद्योग करने वाले हमारे एंटरप्रेन्योर्स होंगे, युवा होंगे, उनको इसमें जरूर हम आगे लाएंगे। सारे प्रदेश भर में अब हर ब्लॉक के अंदर अलग प्रोडक्ट, कुछ ऐसे स्थान हैं जहां फूड प्रोसेसिंग के और ये जो प्रोजेक्ट्स है ये लाने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल इस नाते से भी जो ग्रेन्स है रॉ मटेरियल में और हमारी फसलें हैं, किसान को भी इसका लाभ होगा। और किसान का बेटा अगर उसमें काम के लिए आगे आता है, उद्योग लगाता है, उसको भी लाभ होगा। रोजगार के नाते एक बहुत अच्छी स्कीम ये लेकर के आ रहे हैं, निश्चित रूप से युवाओं को इसमें लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। आगे सुभाष धानी जी। सुभाष ढाणी। सुभाष जी बोलिए। नमस्कार मुख्यमंत्री महोदय जी। जी नमस्कार। मैं सुभाष ढाणी मोहम्मदपुर से हूँ जी। सुभाष ढाणी मोहम्मदपुर। हाँ जी, हम गांव में एक युवा क्लब और शिक्षा समिति चलाते हैं सर। सुभाष जी ये बताओ आपका मोहम्मदपुर का, ढाणी मोहम्मदपुर का जो स्कूलों वाला झगड़ा खत्म हुआ कि नहीं हुआ? वाह जी वाह, आपको याद है सर। कमाल है। ये आपके 2 गांव के 2 स्कूल, तो गलती से हमारे अधिकारियों ने 2 को मिला के 1 कर दिया। मैंने फिर डांटा उनको, मैंने कहा भाई ये 2 अलग अलग स्कूल हैं और ढाणी बल्कि मोहम्मदपुर गांव से भी बड़ी हो गई। अब उनको तो ये लगता था ये ढाणी है और ये छोटा सा गाँव होगा, वो अलग करा दिया हमने वो। अरे अब है ना, हमारी जो गाँव की शिक्षा समिति है ना, इस गांव को हम एक इंटरनेशनल स्कूल बनाने का ठान लिया सर हमने। और गांव ने ना मतलब दान से इस विद्यालय को हम ये चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल स्कूल बना के रहेंगे हम, और थोड़ा सा हम सरकार से आपसे भी सहयोग चाहेंगे सर। तो हमारी शिक्षा समिति काफी काम कर रही है इस पर, स्कूल पर भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा सर। लेकिन मुझे आज एक लाइब्रेरी पर बोलने के लिए मिला था। आप मेरी लाइब्रेरी आप पीछे देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रही होगी हमारी गांव की लाइब्रेरी सर। हाँ मैं देख रहा हूँ, आपके पीछे किताबें लगी हुई हैं, आपके मेडल भी पीछे वो पड़े हैं, अपना बहुत से शील्ड्स भी पड़ी हैं, आपको जरूर जीत मिली होगी कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम बहुत ज्यादा सारे युवा, कम से कम 9 युवा मुझे उनकी शक्लें दिखाई दे रही हैं यहाँ। वाह जी वाह। तो बहुत अच्छा है सुभाष जी। देखिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए अगर नौजवान आगे आता है और वॉलंटियरली आता है तो निश्चित रूप से उस गांव में, उस इलाके में शिक्षा के प्रचार प्रसार को कोई रोक नहीं सकता है। हम तो चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों के साथ कोई एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक MOU, एक प्राइवेट जो संस्थाएं हैं, चाहे क्लब्स हैं, इवन प्राइवेट दूसरे स्कूल और सरकारी स्कूल मिलकर भी अगर काम करना चाहें तो सबका लाभ होता है। और आप जैसे लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, लाइब्रेरीज का बहुत बड़ा उपयोग, क्योंकि जो शिक्षा में हमारी क्लास में तो सिलेबस फिक्स होता है, उस फिक्स सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, पास हो जाते हैं। लेकिन लाइब्रेरी में जो ज्ञान है वो असीमित ज्ञान भरा होता है, और आज कंपटीशन इस दौर में ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, और इसको असीमित बना करके और हम आगे बढ़ने का क्रम, युवाओं में क्रेज पैदा करें तो हमारे युवा बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आज मैं बताता हूं कि जैसे हमने नौकरियों में मिशन मेरिट ये शुरू की है। मिशन मेरिट शुरू करने के बाद युवा अब लाइब्रेरी में खूब जाने लग गया है। मुझे तो हिसार की एक लाइब्रेरी का पता है कि वहां इतनी भीड़ हो गई, उन्होंने शिफ्टें शुरू कर दी, 1-1 घंटे में रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया।
कि इस 1 घंटे में ये 50 विद्यार्थी आएंगे, 50 लोग आएंगे, अगले घंटे में 50 आएंगे, तो उस रजिस्ट्रेशन के अंदर रात के 2 बजे का स्लॉट लेने वाले भी वहाँ विद्यार्थी पहुंच रहे हैं कि हमको भी वहां जाके पढ़ना है। तो इस ऐसा लाइब्रेरीज का जो क्रेज है, ऐसे ही हमारे जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो भी भर गए हैं, वहां भी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। इन लाइब्रेरीज को बढ़ाने के लिए हमने योजना बनाई है कि जितने गांव में लाइब्रेरी नहीं है, वहां पहले तो जो बिना उपयोग किए हुए भवन है, उन भवनों को रेनोवेट करके और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सामान ला करके और वहां पर पुस्तकें दे करके लाइब्रेरी खोलने का हमारा कार्यक्रम, ये हमारा जो ग्राम विकास मंत्रालय है वो उसके ऊपर काम कर रहा है। जहां कहीं पहले से भवन है बने हुए, वहां तो हम लगा ही रहे हैं। जहां इस प्रकार के भवन नहीं होंगे, वहां चाहे प्रारंभ में स्कूलों में खोलनी पड़ेगी या बाद में जो खाली जगह पंचायत की जमीन होगी, उस जमीन के ऊपर भी हम कोई व्यवस्था करेंगे तो उनकी लाइब्रेरीज को हम खुलवाएंगे। लेकिन लाइब्रेरी खोलना ये हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी का ये विषय है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। लेकिन एक बात और मैं थोड़ी सी जोड़ना चाहूंगा सर इसके साथ कि हमारा जो ये लाइब्रेरी है ना, जो फिलहाल है पंचायत भवन में चल रही है सर। तो पंचायत भवन में कई बार जब पंचायत की मीटिंगें होती है तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, तो हमें एक नया भवन जरूरत है। वैसे तो आपने बता भी दी है कि हम नए भवन उपलब्ध करवा देंगे, और इसी के साथ जो हमारा स्कूल का जो मिशन है, अभी स्कूल का आपने भी जिक्र कर दिया था, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा सोचे सर। हम आपसे स्पेशल मिलना चाहेंगे इसके बारे में, हमें टाइम देना सर। ठीक है, चुनाव खत्म होने दो, फिर आपको, आप मेरे पास आएंगे, नहीं तो मैं आपके पास आऊंगा, चिंता मत करो। बिल्कुल सर, हमारी लाइब्रेरी में आना सर आप। आ जाओ, आज मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद। आगे चलो जी। अगला जो है वो है शुभम जी। शुभम जी हमारे खेल के मैदान जो सीसवाल गांव से जुड़ रहे हैं आपके साथ। शुभम जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, शुभम जी बोलिए। शुभम जी को पहले भी आपने, शुभम जी फिर शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, या तो वो बोल नहीं पा रहे, कहीं उनके टेक्निकल सिस्टम में। सुनील जी, सुनील क्रांतिकारी आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। सुनील जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी हाँ, सुनील जी बोलिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपको मेरा सादर नमस्कार। जी जी नमस्कार। अभी जो पूरे देश भर में लंपी वायरस चला था, उसके दौरान हमारी जो सरकार ने, हरियाणा ने बहुत ही अच्छी प्रकार से कार्य किया, जिसमें गौ माताओं का बचाव हुआ। बहुत अच्छे स्तर पे आपने जो वैक्सीन करवाई है। तो अभी मेरा एक निवेदन आपसे, जो गौसेवा आयोग बनाया हुआ उसमें जो नए सदस्यों को जोड़ा जाए। हाँ बोलो बोलो। और जो निष्क्रिय सक्रिय उनको हटाया जाए। साथ में ही गौसेवा आयोग में, किसमें? गौसेवा आयोग के जो टास्क फोर्स जो बनाई है, ठीक है। हाँ। और उसमें एक चीज और जी कि हम कई बार जो गाड़ियां पकड़ते हैं गौवंश से भरी हुई जाती है, तो उस समय पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग बहुत कम करता है। तो जो सदस्य आपने बनाए हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए या आई कार्ड उनका जारी किया जाए। अब हो रहा है, अभी है। ठीक है सुनील जी, आपका विषय ध्यान में आ गया। देखिए, गौ हमारी आस्था का विषय है और गौ सेवा हमारा एक, हमारे खास करके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो बहुत एक श्रद्धा पूर्वक इस सारे विषय को, जगह जगह गौशालाएं बनी हैं, जगह जगह गौ सेवा करते हैं, गौ को माता मानते हैं, ये सारा विषय हम करते हैं। अब इसमें हमारे युवा जुड़ करके आगे आते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। जहां तक गौ सेवा आयोग का विषय है, हमने हर एक जिले में, हर एक स्तर पर और टास्क फोर्स बनाई है, और जिला लेवल की टास्क फोर्स में तो हमने डीएसपी को भी एक मेंबर रखने के लिए कहा है कि वहाँ डीएसपी भी एक मेंबर होगा, ताकि समय समय उनकी बैठकें होंगी और जहाँ की पुलिस सहयोग नहीं करती है वो सारी बातें उन लोगों को आप बताएं, ताकि वहाँ पुलिस भी सहयोग करे। इतना जरूर रखें कि इस गौ सेवा के नाम से कुछ ऐसी जगह भी ध्यान में, ऐसे लोग भी ध्यान में आए हैं जो इसका दुरुपयोग भी करते हैं, और ऐसे जो लोग जा रहे हैं, अपने किसान भी अपने पशुओं को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं,
और वास्तव में जरूरत के हिसाब से उनको वहां जाना होता है, या कहीं बिक्री के लिए मेलों में ले जा रहे हैं, कई बार ले जा रहे हैं, उनको भी शंका की दृष्टि से देख करके उनके साथ झगड़े खड़े हो जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो भी लोग जुड़े वो संस्कारित लोग हों, उनको पहले से ट्रेन किया जाए, उनको बताया जाए, और गौ सेवा आयोग के जो लोग हैं या टास्क फोर्स है उनको किस प्रकार का कोई पहचान पत्र देंगे, हम गौ सेवा आयोग को बताएंगे, वो कोई ना कोई उनकी पहचान बनाए। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन वो पहचान पत्र भी गारंटी लेके उनकी पहचान शनाख्त करके कि आदमी ठीक है, वास्तव में गौ सेवा के लिए यानी उत्सुक है, तो उन्हीं को उसका मेंबर बनाएंगे। उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसमें कोई भी विशेष कठिनाई कोई हो तो आप अपने एसपी को, डीएसपी को आप बताएं कि ये कठिनाई है, इसको हल करें। आदरणीय, एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है कि जो अभी योग शिक्षक की नियुक्ति हुई है तो वो बीच में रोक दी गई है, तो कृपया करके उनको भी एक बार पूरा करवाया जाए। वो भी युवाओं के लिए। कौन से शिक्षक? आयुष योग सहायक जो लिए कभी। आयुष योग सहायक, हाँ वो ठीक है। उसमें एक डिग्री का थोड़ा अंतर पड़ गया था और वो डिग्री लिखने में कहीं कोई डिपार्टमेंट से गलती हो गई थी, दोबारा उसको फाइल पर लाके ठीक कर रहे हैं। और जो योग शिक्षक हमने और भर्ती करने, जैसे मैंने बताया, आयुष जो सेंटर हमारे वेलनेस सेंटर्स हैं उनके लिए वो योग शिक्षक काम आएंगे, तो वहां पर उनकी भर्ती जो दोबारा चालू करा देंगे। लेकिन ये सारे विषय जैसे ही उसकी योग्यता का पैमाना ठीक करके और उसको दोबारा से कराए। ठीक है, धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। चलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, शुभम जी अब जुड़ चुके हैं, सीसवाल गांव के खेल के मैदान से बच्चों के साथ हैं। शुभम जी, आप अपनी बात रखिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके चरणों में वंदन करता हूं। धन्यवाद धन्यवाद। हम तो घबरा गए थे कहीं ये सौभाग्य से हम चूक नहीं जाएं। टेक्नोलॉजी की वजह से इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब हम काफी खुश हैं जी। सभी बच्चे आपसे सीधा संवाद करने का मौका मिल रहा है। चलिए, बोलिए शुभम जी, बोलिए। अरे वाह, इतने सारे बच्चे एक साथ आए हैं। शुभम शर्मा शीशवाल के ग्राउंड से बोल रहे हैं, तो ये सैकड़ों बच्चे यहाँ के प्रोग्राम देख रहे हैं कि खेल खेलने के लिए आए हैं? हम सब आपका स्वागत करते हैं जी। 1 तारीख को हम सब आपका स्वागत करेंगे जी। बड़े दिल के बाहर से आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल 1 तारीख को आऊंगा। आदमपुर में मैं आ रहा हूँ, आपको जानकारी मिल गई है, और आपके माध्यम से मैं सबको भी जानकारी दे रहा हूँ कि 1 तारीख को दोपहर को मैं आदमपुर आने वाला हूँ, इसलिए आप सब लोगों के वहां दर्शन हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। सर, हमारा सवाल ये था कि हम जहाँ पर बैठे हैं ये ग्राउंड हम सब बच्चों ने मिलकर और गांव के सहयोग से, विशाल फेरू कोच है उनके सहयोग से, सबने अपनी मेहनत से बनाया है। एक पैसा भी हमने किसी से नहीं लिया, सब अपने सहयोग से। कहीं से हम घास लेके आए थे, कहीं से मिट्टी, कहीं से ईंटें, ऐसे करके ये बहुत बड़ा ग्राउंड बनाया सर हमने। बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा। आपके आशीर्वाद से सर, पिछली बार हमारे गांव से 30 बच्चे फौज में लगे थे, उसमें 6 लड़कियां थी सर, उसमें 2 कांस्टेबल हरियाणा सरकार में लगी थी सर। बहुत बढ़िया। और आज भी सर हमारे जो आपने रिजल्ट आया है अग्निवीर का, उसके 15 बच्चे इस ग्राउंड से लगे हैं सर। अरे वाह, बधाई आपको। और 6 गांव इस ग्राउंड में खेलने आते हैं सर। मोहब्बतपुर, मोटसरा, असरावा, जाखोद, काबरेल और बगला से यहाँ पर आते हैं सर बच्चे खेलने के लिए। मोहब्बतपुर ढाणी नहीं आते? हाँ, मोहब्बतपुर ढाणी दोनों के बच्चे यहाँ पर आते हैं सर तैयार करने के लिए सीसवाल गांव के इस ग्राउंड में सर। ये सलेमगढ़ कितनी दूर है आपसे? आपसे हमारी एक ही प्रार्थना सर, सलेमगढ़ से सर 4 किलोमीटर दूर है। और जाखोद खेड़ा? 4 किलोमीटर दूर है सर। और जाखोद खेड़ा 6 किलोमीटर। और काबरेल? सर काबरेल 3 किलोमीटर सर। 3 किलोमीटर। ये सारे गांव मेरे देखे उड़ा है ना? अच्छा जी, आपका स्वागत है जी। एक बार फिर मौका दो, हम आपके साथ देखेंगे सर। आऊंगा मैं जरूर, सीसवाल गांव आऊंगा। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, इसी प्रकार से लगे रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सवाल ये था सर, ये हमारा ग्राउंड है सर, ये खेल स्टेडियम में अगर यहाँ पर आप नर्सरी बना दो, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट की जमीन है सर, अगर ये आप हमारी पंचायत में दे दो, नर्सरी बना दो, तो कम से कम 200 बच्चे आई साल इस ग्राउंड में हमारे इसमें सेवा देंगे, हमारे हरियाणा में सेवा देंगे सर, और हर जगह अपना वर्क करके दिखाएंगे सर, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होंगे सर। आपसे इतना निवेदन है हम सब बच्चों का। ये मेरी बहनें भी हैं सर जो खेलने आती है, अभी 2 पुलिस में लगी हैं और 3 फौज में लगी हैं सर। चलिए, बहुत अच्छा है। हम सबका हाथ जोड़ के निवेदन सर, ये जमीन हमें आप डिपार्टमेंट को लिख के भेज दो, और ये चुनाव खत्म होने पर और जहां जहां की जरूरतें होंगी वो सारी पूरी कराई जाएंगी। आज इस समय तो मैं गांव के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमारे पास
एक 1100 खेल नर्सरी खोलने का जो प्रोग्राम उन्होंने बनाया हुआ है, उसमें लोग अप्लाई करते हैं और सबको जो अप्लाई करते हैं सबके जगह हम नर्सरी जो है वो खुलवाते हैं। आप भी अप्लाई करो, जरूर खुलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप ये नर्सरी बनवाने का प्रयास करें सर, आपसे विनती है बार बार। धन्यवाद धन्यवाद अरुण जी। अरुण जी, अभी समय हो गया है, मैं 5 मिनट मुझे भी चाहिए जरा इन नौजवान साथियों से थोड़ा सा और एक मन की बात कर लूं मैं, ठीक है ना? जी बहुत से लोगों ने प्रश्नों के लिए अपने हाथ खड़े किए होंगे। बहुत से लोग अभी मुझे दिख भी रहे हैं कि जिनके रेज हैंड नाम से वो जो हमने किया हुआ है, सारे 8-10 लोग मुझे दिख रहे हैं, लेकिन चूंकि समय का एक अपना एक दबाव रहता है, तो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप अपने प्रश्न या तो लिख करके जो हमारे पास टूल है, इनके पास, अरुण जी के पास क्या रहता है टूल, अरुण जी कोड क्या? जी, इनके सारे प्रश्न हैं वो मैं आपको भेज दूंगा। हाँ, आप मुझे भेजेंगे तो उनके सब के उत्तर लिख करके इनको हम भिजवाएंगे। आपने इतना उत्साह दिखाया है, वास्तव में ही मुझे लग रहा है कि मुझे और समय बैठना चाहिए, लेकिन पास के कमरे में एक और बड़ी मीटिंग मेरी, वो लोग इंतजार कर रहे हैं, 5:30 मुझे वहां पहुंचना है। अब अंत में मुझे जो अपील करनी है आपसे, देखिए आदमपुर के ही युवकों को बुलाया है, और आपको पता है कि मैंने आदमपुर के युवकों को क्यों बुलाया होगा, सारे हरियाणा को नहीं बुलाया, ये तो आपको ध्यान में आ ही गया होगा। इसलिए आदमपुर में इस समय जो चुनाव चल रहा है, मेरी अपेक्षा आपसे ये है कि आपके एक युवा साथी वहां जो इस समय हमने चुनाव में उतारे हैं, भव्य बिश्नोई, और भव्य बिश्नोई एक प्रकार से वो जरा सारा क्षेत्र, उसमें उन लोगों का अपना एक स्थान भी है। अब राजनीतिक तौर पर आप लोगों को जिनको पता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता है बहुत ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें हमारी ताकत बढ़ाने के लिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ताकत बढ़े, मनोहर लाल की ताकत बढ़े, ये इच्छा अगर मन में आती है तो आप लोग खुद भी और अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के लोग, उन सबको सहयोग करें, क्योंकि जो आप विद्यार्थी इस नाते से टेस्ट देते हैं, हर साल देते हैं, हर साल टेस्ट देने में और पता लग जाता है कौन कहाँ खड़ा है, कहाँ नहीं खड़ा है। ऐसे ही राजनीति में ये टेस्ट वैसे तो जनरल टेस्ट होता है 5 साल के बाद, लेकिन कभी कभी बीच में और भी टेस्ट आते रहते हैं, और उस टेस्ट को भी लोग देखते रहते हैं कि लोगों का मानसिकता, लोगों का भाव, मन में क्या विचार है, सरकार के प्रति कितना उनके मन में इच्छा यानी लगाव है, कितना नहीं है। तो ये एक छोटा सा एक टेस्ट है, लेकिन छोटे टेस्ट में भी अच्छे अंकों से हम पास हों, ये हमारी भी इच्छा है। तो अच्छे अंक पास कराने के लिए ये सहयोग आपने करना है कि वो कितने अंक मुझे मिले, कितने नहीं मिले, आप लोग सहयोग करेंगे तो पर्याप्त अंकों से पास हो जाएंगे। और अच्छे अंकों से पास होने के बाद लगता है कि मेरिट में आ गए। कई बार केवल पास हो गए, उससे भी मन पसंद नहीं होता। पास होने में अगर मेरिट आती है और किसी के 80%, 85% नंबर आते हैं, तब लगता है कि हाँ, अच्छा विद्यार्थी है और अच्छे ढंग से पास हुआ है। तो हमारी जो सरकार की कितना परफॉर्मेंस है, कितनी उपलब्धि है, कितना लोग उससे संतुष्ट है, वो हमारे इस प्रकार के बीच बीच में जो टेस्ट आते हैं उस पर निर्भर करता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस टेस्ट में आपके हाथ में जो कुछ है, आप उसमें जरूर सहयोग करें, जरूर सहायता करें, अपने खुद के नाते से, परिवार के नाते से, मित्रों के नाते से, अपनी टोली के नाते से, परिवार जो पड़ोसी हैं उनके नाते से, जहां भी आदमपुर विधानसभा दायरा है क्षेत्र का, उस दायरे में रहने वाले सब लोगों को आप इस बात के लिए प्रेरित करें। पुनः 2 दिन बाद 1 तारीख को मैं आपसे फिर मिलने के लिए आ रहा हूं आदमपुर में। जहां भी मिलेंगे, हो सकता है इन बातों में से कोई बात फिर दोबारा से भी आ जाए, हो सकता है आमने सामने मिलना फिर भी हो जाए, लेकिन बड़ी भीड़ में नमस्ते होगी, राम रमैया होगी। बस वो राम रमैया जो है, मन से राम रमैया, दिखावे के लिए नहीं। हमारे कुछ नेता वो जो दिवाली के राम राम करने के लिए नाटक करने का भी काम उन्होंने किया है। हम तो शुद्ध मन से और अपनी राम रमैया करते हैं, हम उस प्रकार के दिखावे के लिए नहीं करते हैं। लगातार हमारा आपका ये संबंध बना रहे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी युवा साथी जो आज इस संवाद में जुड़े, हमें उनका माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, सभी का अभिनंदन है, धन्यवाद है। अब हम संवाद को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, भारत माता की जय।